हाय हेलो एवरीवन। सो सेकंड क्वार्टर के बिजनेस अपडेट्स आज हम डिस्कस करेंगे चार स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के, उज्जीवन बैंक, एक्विटास, उत्कर्ष एंड सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो उज्जीवन से स्टार्ट करते हैं। उज्जीवन का अभी रिसेंटली हमने कॉन कॉल डिस्कशन भी किया था। सो इनका सेकंड क्वार्टर में ऑफ कोर्स बिजनेस, फर्स्ट क्वार्टर में बिजनेस परफॉर्मेंस तो थोड़ा सा खराब हुआ ही था। एंड हमने वहां पे ये भी देखा था कि जो एक पीक था इस बैंक का, जहां पे ये 35-40% के रेट से ग्रो कर रहे थे। रिटर्न रेशियोज काफी सॉलिड थे, आरओई ऑलमोस्ट 30%, आरओए ऑलमोस्ट 4%। उसमें लगातार डिक्लाइन देखने को मिल रहा है हमको। प्लस मैनेजमेंट ने ग्रोथ गाइडेंस लगातार घटाया है। जो ये बैंक 35-40% के रेट से ग्रो करता था, वो ग्रोथ कम होकर के 30 पे आई। देन मैनेजमेंट ने 25 का गाइडेंस दिया, उसको भी कम करके इन्होंने लास्ट क्वार्टर में 20% कर दिया। और हमने एग्जीक्यूशन भी देखा था लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा कम ही रहा था उससे। प्लस दूसरा प्रॉब्लम क्या चल रहा है जीवन के साथ में, मैनेजमेंट कह रहा है आरओई जो लास्ट ईयर 27% था, इस साल FY25 में वो 20% के आसपास रहेगा। तो आपके आरओई में इतना बड़ा फॉल आएगा। दूसरा, लास्ट ईयर क्रेडिट कॉस्ट बैंक का 1% से नीचे था। इस साल बैंक कह रहा है कि 1.5% तक हमारा क्रेडिट कॉस्ट रहने का एक्सपेक्टेशन है। तो आरओई गिर गया, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर है वो हेल्दी रेट से ग्रो नहीं होने वाला FY25 के अंदर। इनफैक्ट जो इनका ग्रॉस एनपीए बढ़ा है लास्ट क्वार्टर में, अगर उसको बैंक सक्सेसफुली डिटेन करने में मतलब कामयाब नहीं होता है आने वाले क्वार्टर्स में, तो चांसेस बहुत हाई है कि बैंक का नेगेटिव पैड ग्रोथ भी आ सकता है FY25 के अंदर। सो ये कुछ कंसर्न्स हैं उज्जीवन के, जो हमने लास्ट कॉन कॉल में डिस्कस किया था। ऑल्दो मैनेजमेंट का कहना है कि उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं, उसको ट्रैक कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, एंड आने वाले क्वार्टर्स में थोड़ा सा उनको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो अब इनका देखते हैं कि सेकंड क्वार्टर में बैंक का बिजनेस अपडेट किस तरीके का आया है। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव चीज है उसको डिस्कस करते हैं। बैंक का डिपॉजिट ग्रोथ अगर हम देखें तो काफी अच्छा है उज्जीवन का। 17% के रेट से उज्जीवन का डिपॉजिट बुक ग्रो किया है वाई बेसिस पे। देन कासा बुक अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। 26% की ग्रोथ रही है उज्जीवन बैंक के कासा डिपॉजिट के अंदर, जिसकी वजह से इनका कासा रेशियो अगर आप देखो तो कंसिस्टेंटली एक ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। 24% से 25% से अब धीरे धीरे इनका कासा रेशियो 26% की तरफ जा रहा है, जो कि अच्छी चीज है। बिकॉज अगर हम छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की बात करें तो उसमें एक एक्विटास है जिसका कासा रेशियो 30% से ज्यादा है। अदरवाइज बाकी बैंक्स जो हैं वो यही 20s में ही स्ट्रगल कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं धीरे धीरे। तो उज्जीवन उस ट्रेंड को काफी अच्छे से मेंटेन कर रहा है। दूसरा पॉइंट उज्जीवन का हमने डिस्कस किया था कि बैंक अब सिक्योर्ड पार्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक जितने भी आप देखोगे उनका आज के टाइम पे सबका मेन पर्पस यही है कि हमको अपने बुक का बड़ा पार्ट जो है वो सिक्योर्ड की तरफ लेकर के जाना है अनसिक्योर्ड से। बिकॉज जब आप बैंक बन जाते हो तो वैसे ही आपके बहुत सारे कॉस्ट ऐड हो जाते हैं, लाइबिलिटी एक बहुत बड़ी कॉस्ट हो जाती है आपके ऊपर। तो उसमें अगर आपका मॉडल सिक्लिकल रहेगा, मतलब अनसिक्योर्ड माइक्रो फाइनेंस लोन में आप डील करोगे बहुत ज्यादा, तो प्रिडिक्टेबिलिटी कभी भी आपकी बिजनेस की नहीं बनेगी। आप अनसस्टेनेबल मॉडल आपका पूरी तरीके से रहेगा। इसीलिए हर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक अब सिक्योर्ड बुक की तरफ जा रहा है। उज्जीवन का जो सिक्योर्ड पार्ट है वो अभी 2-3 साल पहले आप देखोगे तो हार्डली 20% था, लेकिन इस बैंक ने इस वाले पार्ट पे भी अच्छा काम किया है। सिक्योर्ड बुक आज के टाइम पे इस बैंक का 35% है टोटल बुक के कंपैरिजन में। अफोर्डेबल हाउसिंग बुक लगातार अच्छे पेस से ग्रो कर रहा है, इस क्वार्टर में भी 40% के आसपास की ग्रोथ रही है, जिससे इनका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, जो कि आरबीआई का आज के टाइम पे एक मेजर कंसर्न है बैंक्स को लेकर के, उनका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो काफी खराब है, बड़े बड़े बैंकों का भी खराब है। तो वहां पे उज्जीवन एक्चुअली अच्छा कर रहा है। 87% का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है उज्जीवन का। और अगर ये क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इनका मेंटेन भी रहता है यहां से, मतलब और कोई इंप्रूवमेंट नहीं भी आती है, 87% पे भी मेंटेन रहता है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो भी ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी बैंक की। बिकॉज जो इनके पियर्स हैं, सूर्योदय हो या बाकी जो प्लेयर्स हैं, वो काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। उनका 90s में, इनफैक्ट 100 के आसपास का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है, तो वो थोड़ा सा डेंजर जोन में है, उनको ज्यादा काम करने की जरूरत है। लेकिन उसके कंपैरिजन में उज्जीवन की पोजीशन जो है वो कंफर्टेबल लगती है। अब आते हैं थोड़ा सा कंसर्न वाले पार्ट पे कि प्रॉब्लम क्या है। तो अगेन मेजर प्रॉब्लम इनकी ग्रोथ को लेकर ही आई है। मैनेजमेंट ने बोला कि 20% से ग्रो करेंगे, लेकिन इस क्वार्टर में 14% की ग्रोथ आई है उज्जीवन के लोन बुक के अंदर। तो आप मतलब लेंडर कोई भी हो, चाहे बैंक हो या एनबीएफसी हो, जब भी आप देखोगे कि लेंडर लगातार अपनी ग्रोथ को घटा रहा है, तो सिंपल साइन है कि वो जो मैनेजमेंट है वो कॉन्फिडेंट नहीं है अपने एसेट क्वालिटी के आउटलुक को लेकर के। मतलब नियर टर्म में उनको आइडिया नहीं है
कि लोन देने के बाद मेरा पैसा पूरा रिकवर होगा, कितना रिकवर होगा, डेलिक्वेंसीज कितनी बढ़ सकती है, उसके अगेंस्ट में मुझे कितना प्रोविजनिंग करना पड़ जाएगा, इन सारी चीजों की एटलीस्ट क्लैरिटी पूरी तरीके से नहीं है मैनेजमेंट को। वही रीजन होता है लगातार जब मैनेजमेंट अपनी ग्रोथ को घटा रहा हो, जो 30% से 25% पे आए, 25 से 20 पे आए और अब आप 14 पे आ गए हो, तो ये उस चीज को इंडिकेट कर रहा है। दूसरा पॉइंट अगर आप देखोगे तो उज्जीवन बैंक का ग्रॉस एनपीए का नंबर भी बढ़ गया इस क्वार्टर में। पहले तो पोर्टफोलियो एट रिस्क जो है वो इनका 4.2 से 5.1 चला गया। दूसरा ग्रॉस एनपीए इनका 2.3 से 2.5% चला गया, तो ग्रॉस एनपीए भी बढ़ गया, पोर्टफोलियो एट रिस्क भी बढ़ गया, जिसका मतलब क्या हुआ कि आने वाले क्वार्टर्स में एक्सपेक्टेशन है कि इस बैंक का एनपीए और बढ़ सकता है। तो ये एक और कंसर्न आ जाता है बैंक के साथ में, मतलब ग्रोथ लगातार घट रहा है, एनपीए बढ़ रहा है, और इसमें आपने जो क्रेडिट कॉस्ट का 1.5% का गाइडेंस दिया था, तो हो सकता है कि ये क्रेडिट कॉस्ट आपका 1.5% से भी ज्यादा चला जाए एंड आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी एक बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। कलेक्शन एफिशिएंसी अगर आप देखोगे तो वो भी कम हो रही है। ऑफ कोर्स ग्रॉस एनपीए बढ़ रहा है तो उसका मतलब कलेक्शन एफिशिएंसी कम हो रही है, आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो टाइम पे, इसीलिए एनपीए बढ़ रहा है। तो कलेक्शन एफिशिएंसी इस बैंक की जो 99% पे होती थी वो कम होकर के अब 97% पे आ गई है। ये कंसिस्टेंट डिक्लाइन देखने को मिल रहा है उज्जीवन के साथ में। यही रीजन है कि बैंक का ग्रॉस एनपीए भी क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर बढ़ता जा रहा है। तो अगेन वही पॉइंट जो हमने अभी कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि ऐसा जब भी केस हो, कोई भी लेंडर हो, तो मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट बनता नहीं है। ये मैटर बिल्कुल नहीं करता कि उसका प्राइस टू बुक 1.2 है, 1.3 है, या पी उसका 6 है या 7 है, बिकॉज लैंडिंग बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है एसेट क्वालिटी का इंप्रूव होना, एसेट क्वालिटी पे एक क्लैरिटी होना इन्वेस्टर को भी और मैनेजमेंट को भी, एंड उसके साथ में एक अच्छी ग्रोथ होना। ये दो तीन चीजें अगर रहेगी तो स्टॉक अगर आप प्रीमियम वैल्यूएशन पे भी खरीदोगे तो आप स्टक नहीं होगे, आपका आपका जो कैपिटल है वो स्टक नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपका रिटर्न बन ही जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ 3 4 5 ईयर्स। लेकिन ऐसे लेंडिंग बिजनेस में अगर आप फंस गए जहां पे मतलब क्लैरिटी नहीं है नियर आउटलुक को लेकर के, ग्रोथ लगातार घट रही है, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट नहीं है, और आप बस इस बेसिस पे कि पी आपको 6 लग रहा है उसका, ये पी आपको 7 दिख रहा है उसका स्क्रीनर के ऊपर, आप बहुत बड़े ट्रैप में फंस सकते हो। सी मार्केट में स्टॉक्स 6000 स्टॉक्स हैं, आप देखोगे डेली इतने सारे स्टॉक्स जो हैं वो ऊपर भागते हैं नीचे भागते हैं, हर दिन उसका कोई रीजन नहीं होता। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी बिजनेस का फंडामेंटल खराब हो लेकिन उसका स्टॉक ऊपर ना भागे। आपने पास्ट में 1 2 साल में देखा होगा बहुत सारे स्टॉक डबल भी हुए हैं, जबकि उनका रेवेन्यू प्रॉफिट लॉस मेकिंग कंपनी है, फिर भी स्टॉक डबल हुआ है। तो वो एक्चुअली रैशनल इन्वेस्टिंग नहीं है, वो हमको पता है एक्चुअल में कि ये तुक्केबाजी चल रही है। अगर हम फिर भी उस चीज को प्ले कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अनफेयर है हमारी हार्ड अर्न मनी के साथ में, हम एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, बहुत बड़े ट्रैप में फंस सकते हैं। सो लॉजिकली कोई पॉइंट बनता नहीं है ऐसे बिजनेसेस में, ऐसे स्टॉक में, जब तक क्लैरिटी ना आए, जब तक एक कॉन्फिडेंस ना आए मैनेजमेंट की तरफ से कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम चल रहा है उज्जीवन के साथ में। तो ये केस था उज्जीवन का। अब हम डिस्कस करेंगे एक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसको भी हमने कुछ टाइम पहले ही कवर किया था, इसका कॉन कॉल डिस्कशन किया था। तो एक्विटास की क्या स्टोरी रही है, इस बैंक की एक्चुअली सिचुएशन अगर आप देखोगे तो बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक से एक पैरामीटर पे अच्छी है। क्या है वो पैरामीटर? इनका सिक्योर्ड बुक का जो शेयर है वो अच्छा है। इस बैंक का अराउंड 82% के आसपास लोन बुक जो है वो सिक्योर्ड है। बैंक ने एक्चुअली पिछले 5-6 साल से लगातार काम किया है इस चीज के ऊपर। उज्जीवन ने क्या किया था, इन्होंने बीच में शुरू कर दिया था अपना सिक्योर्ड बुक बढ़ाना, लेकिन इनको बीच में दिखा कि माइक्रो फाइनेंस में ग्रोथ अच्छी आ रही है तो थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लेते हैं, तो वहां पे ये माइक्रो फाइनेंस में वापस से चले गए, जिससे इनका सिक्योर्ड बुक नहीं बढ़ा और अनसिक्योर्ड वापस से बढ़ने लग गया। लेकिन एक्विटास ने क्लियर फोकस रखा था, एक आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो स्टार्टिंग से ही सिक्योर्ड पे रहा, दूसरा आप एक्विटास को बोल सकते हो जब से ये बैंक बना तब से इन्होंने क्लियर फोकस किया कि हमको सिक्योर्ड बुक के ऊपर फोकस करना है, इसीलिए इनका 82% के आसपास सिक्योर्ड लोन बुक है। अनसिक्योर्ड माइक्रो फाइनेंस अराउंड 16-17% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। तो इनके साथ में प्रॉब्लम क्या हुआ था, इनका क्रेडिट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था बिकॉज प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ी थी बैंक को। बैंक ने थोड़ा सा आप बोल सकते हो मतलब लाइटली लिया पहले के कुछ क्वार्टर्स में, जब इनका प्रॉफिट अच्छे पेस पे ग्रो कर रहा था तब इन्होंने प्रोविजनिंग उस रेट से नहीं बढ़ाया। 55-54% के आसपास की प्रोविजनिंग थी बैंक की। आई थिंक ऐसे तो बहुत सारे एनबीएफसीज मिल जाते हैं जो 55-56% की प्रोविजनिंग रखते हैं, लेकिन ये एक बैंक होके, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक होके प्रोविजनिंग काफी लो थी इस बैंक की। आरबीआई का रेगुलेशन आया कि अगर आपको यूनिवर्सल बैंक बनना है तो 70% तक आपको प्रोविजनिंग लेके जाना पड़ेगा, मैंडेटरी है। तो एक्विटास को फाइनली अपना प्रोविजनिंग बढ़ाना पड़ा, 55 से 70% तक प्रोविजनिंग लेके गए। तो जब भी आप प्रोविजनिंग बढ़ाओगे तो प्रॉफिट घटेगा,
इस बैंक का आई थिंक 86% प्रॉफिट गिर गया था फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, बहुत बड़ा फॉल आया। आरओए बैंक का 0.2% पे आ गया, जो 2% के आसपास होता था। तो ये एक बड़ा पेनफुल वाला पॉइंट था बैंक के लिए। देन इनका एनपीए भी बढ़ा था। एनपीए इनका क्यों बढ़ा? बिकॉज माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम था ऑफकोर्स। दूसरा, इनका जो आपका व्हीकल फाइनेंस का जो बुक है उसमें भी कुछ ग्रॉस एनपीए बढ़ गया था। मैनेजमेंट ने क्या बोला कि व्हीकल फाइनेंस को लेकर के हम कॉन्फिडेंट हैं, ये जस्ट सीजनैलिटी फैक्टर है, इलेक्शन था, हीट वेव था, हम उसको रिकवर नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले क्वार्टर में व्हीकल फाइनेंस तो हम कवर कर लेंगे। बट माइक्रो फाइनेंस के ऊपर अभी तक हमने जितने भी बैंक्स या एनबीएफसी डिस्कस करी है माइक्रो फाइनेंस स्पेस में, एक्विटास की मैनेजमेंट ने एक्चुअली काफी खुल के इसके ऊपर बात करी कि एक्चुअल में कितना स्ट्रेस चल रहा है। उस कॉन कॉल में हमने डिस्कस किया हुआ है, जहां पे उन्होंने बताया कि कैसे ये जो स्ट्रेस है वो स्प्रेड हुआ, किन किन पॉकेट्स से बढ़ा, एंड अभी करंट सिनेरियो का क्या है, और अगले 2-3 महीने में अगर चीजें रिजॉल्व नहीं होती है तो एक बड़ा इशू आगे चल के बन सकता है ये पूरा माइक्रो फाइनेंस स्पेस के अंदर। मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला कि ग्रोथ को लेकर के तो हम कॉन्फिडेंट है, हम 25% का ग्रोथ का जो गाइडेंस है उसको मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट कॉस्ट के ऊपर इन्होंने गाइडेंस नहीं दिया। इनका कहना था कि माइक्रो फाइनेंस की सिचुएशन जब तक हमको थोड़ी क्लियर नहीं हो जाती अगले 2-3 महीने तक, तब तक हम क्रेडिट कॉस्ट के ऊपर गाइडेंस नहीं दे सकते। तो ये सिचुएशन थी एक्विटास की फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। अब देखते हैं कि इस बैंक का जो सेकंड क्वार्टर में जो बिजनेस अपडेट आया है उसमें ओवरऑल इनकी कैसी परफॉर्मेंस रही है। सो एक्विटास का भी अगर हम डिपॉजिट बुक का नंबर देखते हैं तो अच्छे पेस पे ग्रो हुआ है, ऑलमोस्ट 30% के आसपास की ग्रोथ है डिपॉजिट बुक में। कासा बुक में भी 17% की ग्रोथ है। देन कासा रेशियो इस बैंक का भी अब धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है, 31% के आसपास कासा रेशियो आ गया है। कॉस्ट ऑफ फंड इनका बढ़ गया है, बिकॉज लगातार आप इतने हाई पेस पे डिपॉजिट बुक को ग्रो करोगे, क्योंकि आपको क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो अच्छे लेवल पे मेंटेन करना है, तो आपका कॉस्ट ऑफ फंड तो बढ़ेगा। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम कहां पे आया है इनके माइक्रो फाइनेंस वाले बुक में। इनका माइक्रो फाइनेंस का जो बुक है उसका उसमें डी ग्रोथ देखने को मिला है। 4% से इनका माइक्रो फाइनेंस का लोन बुक डी ग्रो हुआ है। ये कंसर्न है? नहीं, ये कंसर्न नहीं है। क्यों? बिकॉज मैनेजमेंट ने लास्ट कॉन कॉल में इस चीज को क्लियरली बोला था कि ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, हम इतने सालों से अपने माइक्रो फाइनेंस बुक को धीरे धीरे करके कम करते आए हैं। अगर अगले 2-3 महीने में हमको क्लैरिटी नहीं मिलती है माइक्रो फाइनेंस की सिचुएशन पे, और हमको लगता है कि ये प्रॉब्लम थोड़ी सी और आगे रहने वाली है, तो हम बहुत शार्पली अपने माइक्रो फाइनेंस के बुक का शेयर कम करेंगे टोटल लोन बुक में। तो ये इन्होंने उसी स्ट्रेटेजी के अंडर किया है। माइक्रो फाइनेंस का बुक का जो शेयर है वो अब सिर्फ आई थिंक 16% कंट्रीब्यूट करता है पूरे लोन बुक में। जो नॉन माइक्रो फाइनेंस है वो अच्छे पेस पे ग्रो हुआ है, उसमें 20% के आसपास की ग्रोथ रही है। लेकिन क्योंकि आपका ये वाला पार्ट डी ग्रो हुआ, तो वाई वाई ग्रोथ जब आप देखोगे तो सिर्फ 15% की दिखेगी आपको एक्विटास की इनके लोन बुक के अंदर। अगेन एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया, गाइडेंस है 25%, एग्जीक्यूशन है 15%, तो ये भी कोई फेयर पॉइंट नहीं बना। दूसरा एक और कंसर्न क्या आया कि मैनेजमेंट ने कमेंट्री भी दी है सेकंड क्वार्टर में। अगर आप इनका कमेंट्री भी देखोगे तो मैनेजमेंट क्लियरली बोल रहा है कि माइक्रो फाइनेंस में हम स्ट्रेस देख रहे हैं, और अभी क्या सिचुएशन रहेगी आने वाले क्वार्टर्स में इस पे क्लैरिटी नहीं है। होप कर रहे हैं कि सिचुएशन वहां पे रिजॉल्व हो जाएगी, जो इन्होंने कॉन कॉल में भी बोला था कि पूरे इंडस्ट्री एक साथ आएगी, एफर्ट्स लेगी, डिसिप्लिन बिल्ड करेगी, तो सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है। बट वो कब होगी इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। और तब तक के लिए ये क्या करने वाले हैं, ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए अपने इनका जो माइक्रो लैब प्रोडक्ट है, माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उस पर फोकस करेंगे, और जो इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है स्मॉल बिजनेस लोन, उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो एक्विटास का एक्चुअली जो माइक्रो फाइनेंस में यील्ड क्योंकि इनका ज्यादा रहता है, और क्योंकि ये बुक डी ग्रो हो रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, जब आपका हाई यील्डिंग बुक डी ग्रो होगा तो उसका मतलब आपके निम के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। निम के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा तो उसका मतलब आपके प्रॉफिट के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। इनफैक्ट इनका प्रॉफिट वैसे भी एक्सपेक्टेड है कि सेकंड क्वार्टर में भी खराब रहेगा, बिकॉज मैनेजमेंट ने बोला है कि 70% का प्रोविजनिंग अब हम मेंटेन रखेंगे पूरे FY25 के अंदर। तो ये भी एक थोड़ा सा बड़ा कंसर्न लगता है एक्विटास के लिए। तो ये दोनों बैंक, उज्जीवन, एक्विटास, मतलब कुछ बिल्कुल इंटरेस्ट बनता नहीं है करंट लेवल पे। कोई मैटर नहीं करता प्राइस टू बुक कितना भी हो, पीई कितना भी हो, जब इतनी ज्यादा अनक्लैरिटी होगी आपका एसेट क्वालिटी को लेकर के, ग्रोथ को लेकर के लगातार घटता रहेगा, तो इट्स बेटर कि थोड़ा देख लें सेकंड क्वार्टर में रिजल्ट कैसा आता है और उसके बाद मैनेजमेंट क्या बोलता है। देन ऑफ कोर्स वहां पे हम दोबारा डिस्कस करेंगे इन दोनों बैंकों को। तीसरा बैंक हम कवर करेंगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। उत्कर्ष का एक्चुअली जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। ये सबसे इंप्रूव्ड बैंक है पूरे स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में। इनका एनपीए जरूर बढ़ा था फर्स्ट क्वार्टर में, लेकिन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट था कि इसको हम इंप्रूव कर लेंगे,
कुछ पॉकेट्स थे यूपी में, इन्होंने दो चार ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स बताए थे यूपी में जहां पे आपका वो कर्ज मुक्ति आंदोलन चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था। लेकिन मैनेजमेंट ने एक्चुअली लास्ट ईयर भी इसको करके दिखाया, इनका थोड़ा सा ग्रॉस एनपीए बढ़ गया था, बट लास्ट ईयर भी इन्होंने वहां पे अपनी टीम को डिप्लॉय किया, नए एम्प्लॉयज को हायर किया और वापस से रिकवर किया था। इस क्वार्टर में भी इन्होंने यही गाइडेंस दिया था कि हमने नई हायरिंग करी है, सीनियर टीम को हमने ग्राउंड लेवल पे डिप्लॉय किया है, एंड हम कॉन्फिडेंट है कि आने वाले क्वार्टर्स में हमारा एनपीए इंप्रूव हो जाएगा। सो उत्कर्ष का जब हम देखते हैं कि सेकंड क्वार्टर का बिजनेस अपडेट कैसा आया है, तो एक्चुअली इस बैंक का भी अगर आप ग्रोथ के पैरामीटर पे देखोगे तो बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया अगेन। ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो बैंक का 28% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है 30% का पूरे साल का, फर्स्ट क्वार्टर में लगभग 30% था और इस क्वार्टर में 28% के आसपास का ग्रोथ आया, तो ये ठीक है नंबर। डिपॉजिट बुक में बहुत अच्छी ग्रोथ है, 40% की ग्रोथ है। कासा डिपॉजिट भी बैंक का अच्छे पेस पे ग्रो हुआ है 37% से। देन इनका अगर आप कासा रेशियो भी देखोगे तो वो भी अब धीरे धीरे 20% की तरफ जा रहा है। और टोटल रिटेल पार्ट कितना है इनके डिपॉजिट का, 68% है, जो कि पहले 66% था। तो ये इनका बिजनेस अपडेट एक्चुअली में काफी अच्छा आया, हर एक पैरामीटर सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है। एक छोटा सा कंसर्न है उत्कर्ष के बिजनेस अपडेट में भी, वो क्या है, ये वाला पार्ट जब आप देखोगे कि बैंक बोल रहा है हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो माइक्रो बैंकिंग लोन पोर्टफोलियो में, मतलब माइक्रो फाइनेंस वाले पोर्टफोलियो में 92% हो गया है सेकंड क्वार्टर में। इसका मतलब क्या है, 92% कलेक्शन एफिशिएंसी हो गया, जो कि आई थिंक लास्ट क्वार्टर में इनका 96% था। Q4 में उत्कर्ष का कलेक्शन एफिशिएंसी माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में 98% था, Q1 में कम होकर के 96% हुआ। और जब आपका कलेक्शन एफिशिएंसी कम होता है तो आपका क्या बढ़ता है, ग्रॉस एनपीए बढ़ता है। और इस क्वार्टर में कलेक्शन एफिशिएंसी 96% से कम होकर के 92% हो गया है। तो ये एक छोटा सा अपडेट दिया है इन्होंने। मतलब इन्होंने ग्रॉस एनपीए नहीं बताया एग्जैक्टली कि इनका ग्रॉस एनपीए बड़ा है, कितना बड़ा है, ये क्लैरिटी नहीं दी है, लेकिन कलेक्शन एफिशिएंसी बता दिया है कि माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो पे हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी और गिर गया है, 96 से 92% आ गया है। तो एक आपको हिंट मिल गया है कि चांसेस हैं कि इस बैंक का भी ग्रॉस एनपीए बढ़ा हुआ आएगा, जब इनका रिजल्ट आएगा तो ग्रॉस एनपीए बड़ा बड़ा हुआ होने का चांस है। इस बैंक ने एक्चुअली बाकी सारे पैरामीटर पे अच्छा काम किया है। लास्ट क्वार्टर में एनपीए बढ़ने के बाद भी मैनेजमेंट ने पूरी कॉन्फिडेंट के साथ में अपना जो गाइडेंस है ग्रोथ का, एसेट क्वालिटी का, क्रेडिट कॉस्ट का, आरओई का, आरओए का, सबको मेंटेन रखा था FY25 में। तो और क्योंकि पास्ट की एग्जीक्यूशन भी है तो इन पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा है। लेकिन ये जो एक इन्होंने कंसर्न शो किया है, अगेन इसके लिए भी बेटर है कि हम थोड़ा सा वेट करें जब इनका पूरा रिजल्ट आ जाए सेकंड क्वार्टर में, और उसके बाद क्या मैनेजमेंट इस गाइडेंस को वापस से मेंटेन करता है या कहीं उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इस पे इसके ऊपर कम होता है, तो वो हमें देखना पड़ेगा सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट के बाद में। लास्ट बैंक जो हम कवर करेंगे वो है आपका सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इन सारे बैंकों में सबसे छोटा प्लेयर है, सबसे छोटा बैंक है, बहुत हाई पेस पे ग्रो कर रहा है। फर्स्ट क्वार्टर में अपनी ग्रोथ को इन्होंने मेंटेन रखा, एंड ये एक सिर्फ यही एक ऐसा स्मॉल फाइनेंस बैंक था जिसका लास्ट क्वार्टर में एनपी एक्चुअली इंप्रूव हुआ था। ग्रॉस एनपीए इस बैंक का 2.8 से 2.7% तक आ गया था। तो इसने फर्स्ट क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव करी और ग्रोथ को भी मेंटेन किया। कुछ बकेट्स इनके जरूर बड़े थे, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर होता है आपका जिसने एक ईएमआई, दो ईएमआई या तीन ईएमआई मिस कर दी है, वो बकेट्स जरूर बड़े थे, एंड वो बहुत नॉर्मल है। Q1 आपका सीजनली वीक क्वार्टर होता है और आपका उसमें इलेक्शन का टाइम था, देन आपका उसमें हीट वेव था, तो इन चैलेंजेस की वजह से इनका बकेट्स जरूर इंक्रीज हुए थे, लेकिन वो एनपीए नहीं बढ़ा था, वो अच्छा पॉइंट था बैंक का। सो इनका देखते हैं कि सेकंड क्वार्टर में सूर्योदय बैंक का कैसा बिजनेस अपडेट आया है। तो इनका भी अगर आप बिजनेस अपडेट देखोगे तो एक्चुअली में ग्रोथ पे अगेन वापस से बहुत अच्छा काम किया है सूर्योदय ने। 35% की ग्रोथ है कंपनी के लोन बुक के अंदर। मैनेजमेंट का गाइडेंस है FY25 में 30 से 35% का लोन बुक का ग्रोथ, और हायर एंड पे बैंक इसको मेंटेन कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। डिपॉजिट बुक का ग्रोथ भी काफी अच्छा है, 39% YOY। डिपॉजिट बुक का ग्रोथ का गाइडेंस है 35 to 40%, तो इस पे भी बैंक काफी अच्छा काम कर रहा है। अब लोन बुक ग्रो हो रहा है 35 पे, डिपॉजिट बुक ग्रो हो रहा है 39 पे, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इंप्रूव हो रहा है, ये क्योंकि बिकॉज आपका डिपॉजिट हायर पेस पे ग्रो कर रहा है। कासा रेशियो इस बैंक का भी काफी अच्छे से इंप्रूव हो रहा है, 16% से अब ऑलमोस्ट 18% पे इस बैंक का कासा रेशियो आ गया है। लेकिन दो कंसर्न इस बैंक ने भी शो किए हैं। पहला कंसर्न है कलेक्शन एफिशिएंसी का। कलेक्शन एफिशिएंसी सूर्योदय का 98% पे आ गया, जो कि 101% था लास्ट क्वार्टर में, बिकॉज वही चीज हमने देख के ये देखा था कि बैंक की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, ग्रॉस एनपीए इंप्रूव हुआ है।
लेकिन इस क्वार्टर में कलेक्शन एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 3% से गिर गई है सूर्योदय बैंक की, और उसकी वजह से इनका ग्रॉस एनपीए भी आप देखोगे बढ़ गया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 2.67% था, इस क्वार्टर में 2.92% हो गया। मतलब ऑलमोस्ट 25 बेसिस पॉइंट से सूर्योदय बैंक का ग्रॉस एनपीए बढ़ गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बहुत बड़ा स्पाइक नहीं है, लेकिन एक छोटा सा इंक्रीज हमको देखने को मिला है इसके ग्रॉस एनपीए के अंदर भी, बिकॉज कलेक्शन एफिशिएंसी इंपैक्ट हुआ आपका। पर्सनली मुझे सूर्योदय बैंक का जो ये ग्रॉस एनपीए बढ़ा है, इसका मेन रीजन ये लग रहा है कि जो फर्स्ट क्वार्टर में इनके जो कुछ डीपीडीज बढ़े थे, नंबर ऑफ कस्टमर जिन्होंने 1 2 3 ईएमआई मिस करी थी, उनसे ये रिकवर नहीं कर पाए सेकंड क्वार्टर के अंदर। एंड किसी कस्टमर ने एक भी और ईएमआई मिस करी तो वो ऑफकोर्स एनपीए में काउंट हो जाता है आपका। तो वो बहुत हाई चांस होता है कि जो आपके वो बकेट्स थे उनमें से 1 2 कस्टमर ने और डिफॉल्ट किया एंड आपका वो एनपीए में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसके साथ में पॉइंट ये है कि आप रिकवर क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में कोई इलेक्शन नहीं था, सेकंड क्वार्टर में कोई हीट वेव नहीं थी, आपकी मूवमेंट के ऊपर कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी आप सेकंड क्वार्टर में रिकवर नहीं कर पाए, तो थोड़ा सा ये कंसर्न जरूर दिखाता है इस बैंक के लिए भी। सो चारों बैंकों की अगर हम बात करें तो मतलब उज्जीवन, एक्विटास तो ऑफकोर्स मतलब कोई पॉइंट बनता ही नहीं है यहाँ पे डिस्कस करने का, बहुत अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, सिचुएशन अच्छी नहीं है, इट्स बेटर कि थोड़ा हम वेट करें, ग्रोथ वैसे ही बहुत कम है। उत्कर्ष, सूर्योदय अभी भी बेटर लग रहे हैं पूरे स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग स्पेस के अंदर, जो हमने फर्स्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था। लेकिन इनका भी जो ये एनपीए बढ़ने का इशू है, कलेक्शन एफिशिएंसी गिरने का जो इशू है, उसको आई फील कि थोड़ा सा एक बार क्लैरिटी मिल जाए मैनेजमेंट की तरफ से, रिजल्ट आ जाए तो थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस बनेगा। अभी ये पॉइंट नहीं बनता कि बिकॉज सूर्योदय बैंक का अगर आप प्राइस टू बुक देखोगे तो ये स्टॉक बिल्कुल बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर रिजल्ट आने तक स्टॉक में 20-30% की भी मूवमेंट आ जाती है अपसाइड पे, लेकिन रिजल्ट अच्छा आता है, तो भी ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बेट बनेगा, बिकॉज 1.3 1.4 1.5 का प्राइस टू बुक पे ये सारे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, और मतलब चले ही नहीं है पिछले 1 2 साल में। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने बिल्कुल इग्नोर किया इन स्टॉक्स को, जबकि ग्रोथ अच्छी रही है, इतनी खराब परफॉर्मेंस नहीं रही है। तो अगर यहां से उत्कर्ष, सूर्योदय या इक्विटास उज्जीवन भी अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं आने वाले क्वार्टर्स में, तो मतलब हमको ये नहीं देखना है कि स्टॉक 40 से 60 पे चला गया, वो चीज नहीं देखनी है। हमको ये देखना है कि 40 से 60 पे गया लेकिन फंडामेंटल इंप्रूव हो गया, तो उसके ऊपर का अपसाइड भी बहुत हाई होगा, क्योंकि ये प्राइस टू बुक 1.4 1.5 से बहुत इजीली 2.5 3 तक जा सकता है। तो प्राइस टू बुक जब आपका डबल होगा तो डेफिनेटली आपका अर्निंग भी ग्रो होगा, तो स्टॉक इजीली आपको 3 to 4x दे सकता है उस पूरे ड्यूरेशन में, लेकिन कंसीडरिंग अगर वो परफॉर्मेंस उसकी वो उस पीरियड में सस्टेन रहती है तो। लेकिन करंट लेवल पे अगर हम देखें तो इंटरेस्ट अभी बन नहीं रहा। उत्कर्ष, सूर्योदय स्टिल अभी भी अच्छे लग रहे हैं, बट आई फील थोड़ा हम वेट करें इनके रिजल्ट का सेकंड क्वार्टर में और मैनेजमेंट की कमेंट्री का, उसके बाद हम दोबारा से कवर करेंगे बाकी सारे बैंक्स को कि किस तरीके की अपॉर्चुनिटी लग रही है। सो ये Q2 FY25 का बिजनेस अपडेट था चारों स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का। ऑफ कोर्स जो भी आपके डाउट हैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।